तो चाय का कप तैयार होगा आपका और हमारे साथ चाय की चुस्कियां लेने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि हमारी पूरी टीम यहाँ जमा हो चुकी है। चाय पे चर्चा, बाजार की बात पूरी नहीं हुई, बाजार की बात तो आगे बढ़ेगी और अब हम आपको बताएंगे कि आगे क्या। ये एक्सपायरी तो शानदार रही, अच्छी खासी कमाई की हमने, अब आगे क्या देख रहे हैं, ये कमाई और कहाँ चलेगी। अगला हफ्ता वीरू और भी शानदार होगा क्या? कुछ संकेत आपने आज के डेटा में से निकाले हो तो बताइए, और कितने पॉइंट? हालांकि इस दमदार हफ्ते में एक दिन बाकी है अभी, है ना, लेकिन हम अब एक्सपायरी चल रहे हैं। देखिए, जब से वो वीकली ऑप्शन शुरू करा है, आपने करा है। देखिए, मेरे ख्याल से मेरे को एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत थी, एक कंसोलिडेशन के सेशन की। लगभग 10,820 से लेकर ये वर्टिकल मूव 27,000 से लेकर 26,500 से लेकर 28-29,000 तक का ये वर्टिकल मूव हुआ। आज के सेशन में मेरे को एग्जैक्टली कल के बाद पहली बार इतने बड़े मूव के बाद एफआईज ने पुट लॉन्ग करी थी, पहली बार एफआईज ने कॉल बेची थी। तो मेरे को कल के डेटा को देखते हुए आज एक कंसोलिडेशन के सेशन की ज़रूरत थी। मेरे को ज़रूरत थी कि निफ्टी कम से कम 10,320 11,320 पे आए, थोड़ा सा रिट्रेस हो, एक बेस को रिस्पेक्ट दे, उसके बाद एक पुल बैक दे। ठीक वैसा ही निफ्टी बैंक ने एग्जैक्टली किया। मेरे ख्याल से आज के सेशन की उपलब्धि यह है कि हमारे पास एक कंसोलिडेशन का सेशन है। मैं आपको रोकूंगा यहाँ पे। देखिए, चाय पे चर्चा के मूड में मेरा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ मैं। पिछली एक्सपायरी थी निफ्टी बैंक की 27,765 पे, ठीक है, और उसके बाद आप कहाँ तक पहुंच गए? 29,070, यानी कितने हो गए? करीब 1300 से 1400 पॉइंट। क्या निफ्टी बैंक अगले हफ्ते फिर से 1000 पॉइंट से ऊपर की दौड़ दिखा पाएगा क्या? देखिए, मेरे को थोड़ा सा मुश्किल होगा, आई थिंक। मेरे को लगता है कि अगले कुछ सेशन यहाँ पे बाजार कंसोलिडेट करेगा, फ्रेंकली स्पीकिंग। देखिए, एचडीएफसी बैंक ने एक सब्सटेंशियल मूव दे दिया, आपका इंडसइंड बैंक एक सब्सटेंशियल मूव देके बैठा हुआ है, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक ऑलरेडी मूव देके बैठे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से ना अगले 2-3 सेशन अगर हमें एक अच्छे कंसोलिडेशन के कैंप में जा रहे लगता है। नहीं, मेरे कैंप में किसी में नहीं, लेकिन देश के फायदे की बात करिए। बुल्स जितनी देर तक दौड़ सके उतना अच्छा फायदा। लेकिन मैं आपको एक और कमाल की बात बताता हूँ वीरेंद्र जी, हम लोगों ने आज बहुत एक्सेल शीट्स पे काम किया और बहुत ऐसे स्टॉक्स निकाले जो पिछले जब इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई थी और जब इलेक्शन का रिजल्ट आया 5 मार्च को, जब ये अनाउंसमेंट हुआ 2014 में कि भाई अब इलेक्शन शुरू होंगे, और 12 मई जब इलेक्शन खत्म हुए और पहला पोल आया, तो हम लोगों ने उसमें से काफ़ी ऐसे स्टॉक्स निकाले जो बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी में थे। अब ये स्क्रीन आपके सामने है, इसमें से आप देखिए इस वक्त भी कई ऐसे आपको स्टॉक्स दिखेंगे बड़े फेमिलियर। एनसीसी, बीईएमएल, एनबीसीसी, आज लगभग 5-6% का मूवमेंट एनबीसीसी पे हुआ था। अनेक ऐसे सेक्टर्स में हमने ऐसे शेयर्स ढूंढे हैं जो उन 3 महीनों में जबरदस्त बढ़े, और यही प्राइस मूवमेंट हम अब भी देख रहे हैं। ये देखिए, फिनोलेक्स केबल, एसआरएफ, इस वक्त ये शेयर जो है ये 52 वीक हाई, इनफैक्ट रिकॉर्ड हाई के आसपास है। आज इसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखी गई, लेकिन पिछले सत्र में ये लगभग 70% बढ़ा था। टोरेंट फार्मा, टेक्स मैको रेल की हम बात पांड्या साहब कल कर रहे थे, ये आपका पांड्या का फंडा भी था। तो यही सारे स्टॉक्स जो हैं वो इस बार भी मूवमेंट दिखा रहे हैं। ये देखिए, इंडिया बुल्स हाउसिंग, कोल इंडिया, इन सब में काफ़ी अच्छा इजाफा आया। आपने मुझे कुछ और आइडिया दे दिए अगले कुछ दिनों तक बताने के लिए। चलिए, और मैं आपको कमाल की बात बता रहा हूँ। आज आपके 2020 में मिड कैप फाइनेंशियल कंपनीज जो थी वो आपकी काफ़ी सहयोग दे रही थी। इसमें हम लोगों ने एक छोटी सी रिसर्च करी कि कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो इस हफ्ते बहुत ज़बरदस्त तेज़ी में चली हैं, लेकिन अपने 52 वीक से थोड़ी नीचे है। उनमें कई ऐसे अनेक नाम आए जो आप हमेशा इसमें हम रोज लेते रहते हैं। आज एडलवाइस जरूर आया है, जेएम फाइनेंशियल जरूर आया है, लेकिन मैक्स फाइनेंशियल, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, ये इन सब स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी है, काफ़ी बाइंग है, और यही स्टॉक्स जो हैं वो लगातार चल रहे हैं। इस समय मुझे लगता है जो मार्केट का पूरा मूड बन रहा है, वो नई तेज़ी जब बनती है तो उसके लीडर्स अलग अलग होते हैं। इसलिए आप देखिए, जो पिछले 4-5-6 दिनों की आप रैली देखिए, उसमें आपको एक ट्रेंड पकड़ में नहीं आएगा कि ये सेक्टर पूरा आगे अब चलता ही जाएगा। लेकिन लीडर तब अलग होंगे अगर सरकार कोई अलग आने वाली हो। पिछली बार आपने इन चीजों पे दाव लगाया था, ये सोचिए कि मोदी सरकार आएगी तो इंफ्रा पे काम होगा, पावर पे काम होगा, रेलवे पे काम होगा, डिफेंस पे काम होगा। मुझे ये बताइए, पावर स्टॉक्स चले क्या पिछले 5 सालों में? नहीं चले ना। पावर सबसे ज़्यादा काम हुआ है, 24 घंटे बिजली पहुंचा दी मोदी जी ने, लेकिन नहीं चले पावर स्टॉक। तो लीडरशिप बदल रही, और कहाँ पे विजिबल गेन होगा वही स्टॉक अब चल रहे हैं, और यही सबसे बड़ी इस समय काबिलियत और खूबी होगी फंड मैनेजर्स की, वही स्टॉक आप पिक करें अगली रैली। तो ये देखिए, बाजार भी ये देख रहा है, उन्होंने इक्विपमेंट सप्लायर्स में पैसे बनाए हैं तो वहीं पर फोकस करेंगे। जैसे कल्पतरू का एक नाम यहाँ पे आपको सामने दिखाई दिया, वो कंपनियां जो इक्विपमेंट बना के सप्लाई कर रही हैं, लेकिन बीएचईएल इनमें नहीं होगा क्योंकि उनकी दूसरी दिक्कतें अलग डिफरेंट एक स्टॉक है। लेकिन यहाँ पे एनबीसीसी, उस पर बात करेंगे। और भसीन साहब बहुत दिन से दिखे नहीं है, जिस तरह की तेजी दिख रही है उनकी राय जरूर लेनी चाहिए।
एनबीसीसी में एक बहुत ही खास बात है और सरकार का आना बहुत ज़रूरी है इसके लिए, क्योंकि अभी तो जो प्रोजेक्ट सामने हैं वो अपनी जगह पे हैं, वो जो अटके हुए प्रोजेक्ट इनके हाथ में आ गए, लेकिन जो आगे का प्लान है, अगला जो राउंड है, किस तमाम एजेंसीज ने जो प्रॉपर्टीज सीज कर रखी हैं, क्या उनका इस्तेमाल एनबीसीसी कर सकती है, उनको वो मैनेज कर सकते हैं, वहां से पैसे जनरेट कर सकते हैं। इस तरह के प्रोजेक्ट है जो अगर ये सरकार वापस आती है और जिस तरह से एनबीसीसी को एक नोडल कंपनी के तौर पे इस्तेमाल किया गया वो दोबारा से होता है, तो ये अपने पुराने हाइस की तरफ वापस लौटता हुआ फिर आपको नजर लगता नहीं कि एनबीसीसी ने अपने आप को फुली यूटिलाइज किया हुआ है? ऐसा लगता नहीं आपको? नहीं, देखिए एनबीसीसी तो पहले भी था, हमें पता ही नहीं था कि इतना यूटिलाइज कर सकते हैं। वो तो मोदी जी ने बताया कि आप कितना यूटिलाइज कर सकते हैं। तो उस दौर में ये गिरा भी है स्टॉक, याद रखिए। हाँ, तो कहां से कहां करेक्शन भी तो देखिए, और फिर उन्होंने वो जो स्टॉक स्प्लिट किया है जिसकी शायद जरूरत नहीं थी यहाँ पर। लेकिन ये एक अहम बात एक थी जो मैं बता रहा हूँ कि जो दूसरी राउंड के जो आगे के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें सबसे ज़रूरी है कि ये सरकार वापस आए, अलग अलग मंत्रालयों को, एजेंसीज को बिठा के सामने काम कराया जाए। तो इनके पास अभी इतना काम है कि अगले 5-10 साल तो आपको आराम से यहाँ पर पूरा प्रोजेक्शन दिखाई देगा कि मुनाफा कितना और हो सकता है, कमाई कितनी और हो सकती है। अभी जेपी के पाप धो रहे हैं इनको काफी। हाँ, तो ये केवल एग्जांपल के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि क्या कर रहा है बाजार। ये सरकार वापस आ रही है तो इन स्टॉक्स में तेजी होगी। मेरे ख्याल में प्रदीप, जो एनबीसीसी की तेजी है वो एक इवेंट की वजह से है, और वो इवेंट मैं आपको बताता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। डीएलएफ की तेजी एक इवेंट की वजह से है। इलेक्शन की तारीख एक बड़ा इवेंट है, लेकिन उसके बीच में कुछ छोटे छोटे इवेंट हैं जिसके चलते तेजी होगी। इलेक्शन अब हमें पता है, लेकिन मॉनसून अभी आने वाला है। अभी जीएसटी की मीट अगले हफ्ते आने वाली है। ये जो रियल एस्टेट शेयर दरअसल भागे हैं वो दरअसल उस इवेंट की वजह से भागे हैं। एनबीसीसी अंडर वैल्यूड था, शॉर्ट्स थे उसमें, तो वहाँ पर देखिए तेजी देखने को मिली है। एनबीसीसी में ऐसा नहीं है कि आज एफआईआई ने पैसा डाला है, मुझे नहीं लगता आज एनबीसीसी में किसी कोई ये जो एक इवेंट है। और हमें इसीलिए हमेशा चाय पर चर्चा में भी फॉरवर्ड लुकिंग बात इसीलिए हम आज कह रहे थे हम करेंगे, हमें इवेंट्स के ऊपर नजर रखनी चाहिए। छोटे छोटे इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद और कौन कौन से इवेंट्स है, क्योंकि बिना इवेंट के देखिए ट्रेडर जो है वो तेजी नहीं करता जब तक उसको आगे का एक व्यू मिलता है कि जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जी आज ये सब नीतियों का ऐलान होंगे। अब राज नहीं, मैं ये कह रहा था प्रदीप कि आप देखिए इवेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगले हफ्ते मंगलवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक जो पहली बार हुई थी, जहां पर वादा ये किया गया था कि कुछ रियायत दी जाएगी, उसके अंदर की डिटेलिंग आने वाली है। और आप देखिए 2 दिन पहले जब ये जानकारी सार्वजनिक हुई थी कि डिटेलिंग आने वाली है और इलेक्शन कमीशन ने मंजूरी दे दी है, इलेक्शन कमीशन ने ये कह दिया है कि आप लोग ये बैठक कर सकते हैं, इसका अनाउंसमेंट आ सकता है। तो अब जब ये आएगा तो फिर डिटेल्स आएंगी और जिससे बिल्डर्स को फ़ायदा होगा, ये होप है। हालांकि आप याद करिए ये भी बीच में खबरें आ रही थी कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक हो रही है और कुछ वित्त मंत्री राज्यों के कह रहे थे कि ये होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली नहीं, अभी फिर से कहने लगे थे ये लोग, वो पिछली बार वाली थी, आज भी खबर है ये कि होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। देखिए इस होप में ये बढ़े हैं, अगर ये मीटिंग नहीं हो पाई तो फिर ये प्रॉफिट बुकिंग के शिकार भी हो सकते हैं। तो लेट्स सी, लेकिन आज जो बढ़े हैं वो इसी होप में बढ़े कि बैठक होने वाली है। तो अगर ये बैठक होगी तो फिर ये रियल एस्टेट कंपनियों के लिए बहुत फायदे की बात होगी। चलिए डायरेक्टर साहब, इस वक्त देखते हैं कौन कौन सी रियल एस्टेट कंपनीज जो थी जिसमें आज जबरदस्त तेजी आई थी। एनबीसीसी से शुरू करते हैं। ये देखिए डीएलएफ 200 रुपए के ऊपर, 5% ऊपर, एनबीसीसी लगभग 7% की तेजी के साथ। 5 एफएनओ गेनर्स में दोनों बिल्कुल, और 200 के ऊपर आप याद करिए कितने दिनों बाद ये टिका है। हाँ, मेरे ख्याल से 6-7 महीने की हाई है इस वक्त। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में 2 साल की लो है इस वक्त, जहाँ से ये इस वक्त बढ़ा है और 6% ऊपर है। तो ये इस हफ्ते अगर ये अभी आपने देखा, अगर आप इसको हफ्ते भर में देखेंगे तो आपको डीएलएफ की तेजी मुझे नहीं याद आता पिछले कई दिनों के बाद आपको इतनी बड़ी नजर आएगी। तो होप यही है कि ये बैठक होगी, और अगर ये बैठक खुदा ना खास्ता नहीं हुई तो फिर इसमें करेक्शन भी वैसा ही आएगा। इसीलिए ये इवेंट के चलते तेजी है। और इसी तरह का इवेंट जो बाजार जिसकी नजरें हैं वो है मॉनसून। तो मॉनसून सबसे बड़ा इवेंट होगा और इसको आचार संहिता की जरूरत नहीं है, ये भी होने वाला है। तो जैसा हाँ, अब कैबिनेट देखिए ना एग्रीकल्चरल स्टॉक्स कैसे चल रहे हैं। एग्जैक्टली, तो ये 2-3 इवेंट हैं। वो कहते हैं शादी तो तय हो गई, लेकिन बीच में बहुत सारे छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं। बड़ा जो तय है वो तो पता है इलेक्शन है, लेकिन बीच के इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके एंटिसिपेशन में तेजी हो, जैसे संगीत और कॉकटेल्स। वाह, बस मैं यही कहने वाला था। तो ये कल का टीज है, इस पर और विस्तार से चर्चा आगे होती रहेगी। कॉकटेल्स की हो रही है तो कल का टीज यूनाइटेड स्पिरिट्स है। वो तो आज अच्छा, यूनाइटेड स्पिरिट जब आप लोग बात कर रहे थे ना, मुझे एक चीज याद आ रही थी। सबसे ज्यादा कंजम्पशन जो होता है ना होली पर होता है। हालांकि होना नहीं चाहिए। चलिए फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन बहुत सारे टीज आपको मिल गए हैं, आप अंदाजा लगा चुके होंगे कल हम क्या बात करने वाले हैं। तो अपनी चाय गरम गरम लेकर के ठीक 3:30 बजे जुड़ जाएगा हमारे साथ। फिलहाल नमस्कार।